नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के एक ऐसे हलके की जहां सारे प्रमुख राजनीतिक विरोधी एक हो गए हैं और विपक्ष जीरो हो गया है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसमें 2024 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाला प्रत्याशी भी सरकार के साथ, हारने वाला यानी 2 नंबर पर रहने वाला भी सरकार के साथ और तीसरे नंबर पर रहने वाला भी सरकार के साथ, और इसके बाद के जो उस इलाके में अन्य नेता, उनमें से भी कुछ एक सरकार के साथ कोई प्रत्यक्ष तौर पर, कोई अप्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है। विपक्ष लगभग जीरो हो गया है इस इलाके में। आज के इस वीडियो में हम आपको गहराई से विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर विपक्षी दल कैसे इस इलाके में राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे जब उनका आधार ही नहीं बचा दिख रहा। बड़े जो राजनीतिक विरोधी हैं वो एक हो चुके हैं। तमाम बड़े नेता सरकार के साथ आ चुके हैं। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटे का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा के जिस विधानसभा क्षेत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं, राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हिसार, जी हां हिसार शहर, यहां एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड फिलहाल बन गया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी सब सरकार के साथ है। किसी ने कांग्रेस ने जिसको टिकट दी वो भी सरकार के साथ, जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया वो भी सरकार के साथ। यानी हिसार से विधायक बनी सावित्री जिंदल, पूर्व मंत्री, उनके पति ओम प्रकाश जिंदल भी पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं। नड़वा उनका पैतृक गांव। इनके बेटे सावित्री जिंदल के नवीन जिंदल फिलहाल कुरुक्षेत्र से तीसरी बार के सांसद बने हैं। सावित्री जिंदल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के समय वो बीजेपी में आ गई थी। चौधरी रणजीत सिंह के कार्यालय का जिस दिन उद्घाटन होना था, उस दिन मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सावित्री जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और लगभग 50,000 वोट प्राप्त करके वो यहां से विधायक बनी। विधायक बनने के बाद, चूंकि उनके बेटे बीजेपी में सांसद हैं, उन्होंने सरकार को समर्थन दे दिया। यानी पहले नंबर वाला प्रत्याशी जो जीता वो सरकार के साथ। फिर बारी आती दूसरे नंबर वाले की। रामनिवास राणा सैनी समाज से आते हैं। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। 30,000 के आसपास उनको वोट मिले, दूसरे स्थान पर रहे। लेकिन रामनिवास राणा भी विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद जब नगर निगम का चुनाव आया, उस दौरान
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में उनके चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी में शामिल हो गए। ये रामनिवास राणा 2019 में भी कांग्रेस की टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ चुके हैं, तब ये चुनाव हार गए थे। उससे पहले हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल से 2014 में बरवाड़ा से इन्होंने चुनाव लड़ा, तब भी ये चुनाव हार गए थे। इनके भाई बिहारी लाल राणा हिसार नगर परिषद के 2 मर्तबा चेयरमैन रह चुके हैं, बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुका है। यानी दूसरे नंबर वाले जिनको कांग्रेस ने टिकट दी वो भी आज सत्ता के साथ है। तीसरे नंबर पर रहे डॉक्टर कमल गुप्ता, भाजपा के ही हैं, पूरी हिसार लोकसभा में इकलौते शख्स हैं जो तीसरे नंबर पर आए। मंत्री थे सरकार में, कैबिनेट। और चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव में अपने भाषणों में 70,000 से जिताने के लंबे चौड़े दावे करने वाले डॉक्टर कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। 17,000 के आसपास उनको वोट मिले। डॉक्टर कमल गुप्ता भी बीजेपी में। और इनके अलावा ये तो पहले, दूसरे और तीसरे का जिक्र मैंने किया है, 1-2 शख्स और हैं जो कभी बीजेपी में ही थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़े, वो भी बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। एक शख्स तरुण जैन, वो तो अक्सर पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ मंत्री और बरवाड़ा के विधायक रणबीर सिंह गंगवा के साथ देखे जाते हैं, उनके खासम खास हैं। और गौतम सरदाना, उनके बारे में भी ये चर्चाएं हर तरफ हैं कि सरदाना साहब की भी नजदीकियां कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दिख रही हैं। और हिसार नगर निगम मेयर का चुनाव उसका एक प्रमाण बताया जा रहा है। हिसार हरियाणा का वो हलका जहां पहले, दूसरे और तीसरे स्थान वाले सब बीजेपी की सरकार के साथ, यहां कांग्रेस में कोई मजबूत चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। एक शख्स उभरे थे, किरसन सिंगला टीटू, नगर परिषद के भी चेयरमैन रहे, मेयर के कैंडिडेट रहे, लेकिन उसके बाद उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो ज्यादा सक्रिय नहीं भूमिका में रहे। कांग्रेस में और कोई मजबूत चेहरा इस इलाके में नहीं। जननायक जनता पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल, उनको भी मजबूत चेहरों की जरूरत है इस इलाके में। अगर यूं कहा जाए कि हिसार शहर में विपक्ष बिल्कुल हाशिए पर, जीरो दिखाई दे रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कोई मजबूत चेहरा दिख ही नहीं रहा दूसरी पार्टियों में। दूसरी पार्टियों को अपनी रणनीति में फेरबदल करके मजबूत लोगों को आगे ला करके उनको आगे अगवानी करवानी होगी। अब से पहले उनको थपकी लगानी होगी कि टिकट आपको देंगे, आप तैयारी कीजिए, तब जाकर के कोई बात बनेगी। हरियाणा प्रदेश के हम 90 के 90 हलकों पर हमारी बड़ी पैनी निगाहें हैं। अन्य हलकों के बारे में भी हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। आपके दिमाग में भी किसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, किसी भी हलके का या किसी भी नेता का, तो उनका कमेंट में आप नाम जरूर लिखें, उस हलके का नाम या उस नेता का नाम या कोई अन्य मुद्दा। और हिसार के ये तीनों नेता सावित्री जिंदल के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? रामनिवास राणा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या नजरिया है? डॉक्टर कमल गुप्ता को क्या बुढ़ापे में फिर मिल पाएगी कोई चौधर? उस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। यह हिसार वो विधानसभा क्षेत्र है जिसने ओम प्रकाश महाजन जैसे कद्दावर नेता पैदा किए, जिनकी धर्मपत्नी सुमित्रा महाजन भी राज्यसभा के सदस्य रही। अब उनके पोते लोकेश महाजन भी राजनीति में सक्रिय हैं। लिहाजा कौन हिसार में विपक्ष की आवाज उठाने वाला नेता बनता है, सत्ता पक्ष में किसको चौधर मिलती है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जो चेयरमैन बटनी है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है या संगठन में फेरबदल होना है, तो इन तीनों में से क्या किसी नेता की लॉटरी लगेगी? और तीनों के इतर भी हिसार में और भी बहुत नेता हैं,
उनमें से क्या किसी की लॉटरी लगेगी? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें, नेता का नाम कमेंट में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।